हेलो गाइज़, वेलकम टू IQ प्लस एकेडमी। इस वीडियो में हम देखेंगे जून 2022 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। यह पार्ट 1 है वीडियो का और पार्ट 2 जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। दोस्तों, इस सीरीज़ में 2022 जून के सभी 40 प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों हमारे सभी आने वाले एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से अगर देखें तो, क्योंकि हमने जो भी इसमें प्रश्न शामिल किए हैं वो अलग अलग एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस आए हैं करेंट अफेयर्स के, उसको एनालिसिस करके ही इसमें शामिल किया है। तो ये आने वाले सभी एग्ज़ाम्स में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं आप लोगों के लिए। तो बने रहिएगा दोस्तों एंड तक। दोस्तों, इस वीडियो का पार्ट 2 1 से 2 दिन में हम लोग अपलोड कर देंगे और इसके बाद जो पार्ट 3 आएगा उसको हम लोग जुलाई के फर्स्ट वीक में अपलोड कर देंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और साथ ही एक बात और बता दें, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया 2020 रिपोर्ट को जारी किया गया है? ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, खेल मंत्रालय, बाल विकास मंत्रालय या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा अभी हाल ही में रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया रिपोर्ट को जारी किया गया। दोस्तों, इस रिपोर्ट में क्या बताया गया कि पिछले वर्ष यानी 2019 की तुलना में 2022 में कुल सड़क हादसों में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो 18.46% की कमी देखी गई है। अगला प्रश्न है, दक्षिण कश्मीर के रेडियो जॉकी उमर निसार को किसके द्वारा प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है यूनेस्को, वर्ल्ड बैंक, बैंक ऑफ इंडिया या यूनिसेफ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूनिसेफ के द्वारा अभी हाल ही में रेडियो जॉकी उमर निसार को प्रतिरक्षण चैंपियनशिप पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों, यह पुरस्कार उन्हें क्यों दिया गया है? दोस्तों, इन्होंने कोविड के टाइम में पत्रकारिता में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था, तो इसी को देखते हुए यूनिसेफ के द्वारा इनको यह अवार्ड दिया गया। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2021-22 में भारत के शीर्ष व्यापार भागीदार बनने के लिए किस देश को पीछे छोड़ दिया है? ऑप्शन है जापान, रसिया, ऑस्ट्रेलिया, चाइना। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार देश में चाइना शामिल हुआ करता था, लेकिन अब संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसे पछाड़ दिया है और शीर्ष व्यापार भागीदार बन गया है। अगर हम वाणिज्य मंत्रालय के रिपोर्ट को देखें तो इसके अकॉर्डिंग 2021-22 में भारत और अमेरिका के बीच में द्विपक्षीय जो व्यापार रहा है वह 119.42 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रहा है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तंबाकू के उपयोग को कम करने के लिए किस राज्य को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 के लिए चुना है? ऑप्शन है दिल्ली, बिहार, झारखंड या उत्तर प्रदेश। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, अभी हाल ही में तंबाकू निषेध दिवस पर झारखंड को पुरस्कार दिया गया है। और यह पुरस्कार क्यों दिया गया है? क्योंकि झारखंड के द्वारा तंबाकू नियंत्रण करने में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया गया, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने इसको निषेध करने के लिए जो इम्प्लीमेंटेशन किया जो भी योजनाओं का, वो बहुत ही बेस्ट रहा है। इसलिए इन्हें अभी हाल ही में WHO के द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया गया। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किसे मरणोपरांत कीर्ति चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है अल्ताफ हुसैन भट्ट, सतीश सिंह, गौरव गोरखा, रामधन चौधरी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी अल्ताफ हुसैन भट्ट को अभी हाल ही में रामनाथ कोविंद के द्वारा कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। दोस्तों, हम यहाँ देखेंगे कि राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह चरण 2 के दौरान एक कीर्ति चक्र और 14 शौर्य चक्र को प्रदान किया गया था और इसमें जम्मू कश्मीर के पुलिस सिपाही अल्ताफ हुसैन भट्ट को मृत्यु के पश्चात कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है और उन्होंने विशिष्ट सेवा के लिए 13 परम विशिष्ट सेवा पदक और 29 अति विशिष्ट सेवा पदक को भी प्रदान किया है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। कौन सा अरब देश 21 मई 2022 को इजराइल के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पहला देश बन गया है? दोस्तों, ऑप्शन है बहरीन, UAE, जॉर्डन या लेबनान। तो यहाँ पे संयुक्त अरब अमीरत यानी UAE ने अभी हाल ही में इजराइल के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है। आगे देखते हैं दोस्तों, हम यह देखेंगे
कि किसी भी अरब देश के साथ इजराइल का यह पहला समझौता है। इसके अलावा व्यापार समझौता कर दरों, आयात और बौद्धिक संपदा को परिभाषित करता है, जो अधिक इजरायली कंपनियों को संयुक्त अरब अमीरात में विशेष रूप से दुबई में कार्यालय स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। और इस समझौते में क्या क्या शामिल किया गया है, तो खाद्य, कृषि, सौंदर्य प्रसाधन और चिकित्सा उपकरण इत्यादि को 96% वस्तुओं पर से इसमें कर को हटा लिया जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और ग्रामीण ओलंपिक की घोषणा की है? ऑप्शन है केरल सरकार, गुजरात सरकार, राजस्थान सरकार या महाराष्ट्र सरकार। दोस्तों, राजस्थान सरकार के द्वारा अभी हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और ग्रामीण ओलंपिक की घोषणा की गई है। तो इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हम देखेंगे कि 29 अगस्त 2022 को राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक की शुरुआत की जाएगी और इस इवेंट में सभी उम्र के खिलाड़ियों को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। साथ ही अभी हाल ही में राजस्थान में यह घोषणा की गई है कि आईपीएल के तर्ज पे यहाँ पे बैडमिंटन लीग को भी आयोजित किया जाएगा। तो इसको भी आप याद रखिएगा दोस्तों, आने वाले एग्ज़ाम्स में पूछ लिए जाएंगे। अगला प्रश्न है, जून 2022 में IBSA जूडो ग्रैंड प्रिक्स में किस देश ने अपना पहला पदक जीता है? दोस्तों, ऑप्शन है मंगोलिया, इंडिया, जापान या चाइना। दोस्तों, भारत के द्वारा अपना पहला पुरस्कार अभी जून 2022 में जीता गया। हम देखेंगे कि भारत ने कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में आयोजित IBSA जूडो ग्रैंड प्रिक्स में अपना पहला पदक जीत लिया है और इंडियन ब्लाइंड्स एंड पैरो जूडो एसोसिएशन के जुडोका कपिल परमार ने इस स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक को जीता। चलिए अब देखेंगे हम लोग अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, 4 जून 2022 को शुरू होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेज़बानी कौन राज्य कर रहा है? ऑप्शन है पंजाब, ओडिशा, राजस्थान या हरियाणा। दोस्तों, अभी जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 हो रहा था वो हरियाणा के पंचकुला में आयोजित किया गया था। तो इस तरह से राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें अंडर 18 आयु के लिए होने वाले खेलों का आयोजन पंचकुला और शाहबाद, अंबाला, चंडीगढ़, दिल्ली में आयोजित किया गया। और साथ ही इसमें कितने खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है? तो 8,500 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। इसके अलावा भारत के 5 स्वदेशी खेलों के साथ इसमें 25 कुल खेलों को शामिल किया गया है। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों, अमित शाह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। तो आप याद रखेंगे, इसको पूछ लिया जाएगा एग्जाम्स में। आइए देखेंगे अगले प्रश्न को। जून 2022 में किस राज्य में भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप चालू किया गया है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड या अरुणाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्तराखंड के द्वारा अभी हाल ही में उत्तराखंड में भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप को स्टार्ट किया गया है। और यह कहाँ किया गया है? तो उत्तराखंड में एक पहाड़ी जिसका नाम है देवस्थल, वहीं पे इसका शुरुआत किया गया है। यह टेलीस्कोप एशिया में सबसे बड़ा है और आकाश का सर्वेक्षण करने में यह हेल्प करेगा। इसके अलावा यह किस किस फील्ड में यूज किया जाएगा? तो आकाशगंगा और जितने भी खगोलीय पिंड होते हैं उसका निरीक्षण किया जाएगा इसके द्वारा। इसको किसके द्वारा निर्माण किया गया है दोस्तों? तो इंडियन लिक्विड मिरर टेलीस्कोप नामक टेलीस्कोप भारत और बेल्जियम, कनाडा के खगोलविदों के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है, 1 जून 2022 को संयुक्त राष्ट्र ने किस देश के नाम को बदलने के अनुरोध को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन है टर्की, कजाकिस्तान, मिस्र, ईरान। तो दोस्तों, अब तुर्की नहीं बल्कि तुर्किया कहा जाएगा, क्योंकि इनका मानना था कि जो टर्की होता है उसका मतलब होता है नेगेटिव, इसलिए इन्होंने अपना नाम चेंज करने के लिए यूएन से एक बिल पास करवाया दोस्तों, और यूएन के द्वारा इसको स्वीकार कर लिया गया। और साथ ही में टर्की के द्वारा स्वतंत्रता घोषणा के बाद देश ने 1923 में ही खुद को तुर्किया कहा था, यानी आज से ही नहीं, वे 1923 से ही अपने आप को तुर्किया कहते आ रहे हैं दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। केंद्र सरकार हाल ही में छात्रों
को भविष्य के लिए तैयार करने के उद्देश्य से कौन से अत्याधुनिक योजना को बना रही है दोस्तों? ऑप्शन है पीएम श्री स्कूल, पीएम श्री विद्यालय, पीएम श्री शिक्षा या पीएम श्री जन ज्ञान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी पीएम श्री स्कूल्स को अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा एक अत्याधुनिक योजना के रूप में बनाया गया है। दोस्तों यह योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी नेप को प्रयोगशाला के रूप में काम करने में बहुत ही मददगार साबित होगा और इसके द्वारा स्कूलों की भविष्य के बेंचमार्क मानकों को बनाने के उद्देश्य से रचनाएं की जाएगी। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से हाल ही में बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के पूर्णकालिक सदस्य का कार्यभार किसने संभाला है? ऑप्शन है संजय सिंह, अभिषेक शर्मा, अश्विनी भाटिया या अजय माथुर। दोस्तों अभी हाल ही में अश्विनी भाटिया ने सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के कार्यभार को संभाला है। वे पहले राज्य के स्वामित्व वाले एसबीआई के प्रबंधक निदेशक थे और भाटिया के शामिल होने के बाद सेबी के पास अब 3 WTM हो गए हैं दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देखेंगे। इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ ने किस एरोस्पेस पार्क में नई अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है दिल्ली औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड, पुणे औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड, गुजरात औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड या कर्नाटक औद्योगिकी क्षेत्र विकास बोर्ड। दोस्तों अभी हाल ही में इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ के द्वारा कर्नाटक औद्योगिकी क्षेत्र विकास बोर्ड को अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा के लिए उद्घाटन किया गया है। हम देखेंगे कि यह भारत में अपनी तरह का पहला सुविधा है और यह अनंत टेक्नोलॉजीज ने इसरो द्वारा निर्मित लॉन्च किए गए 89 उपग्रहों और 69 लॉन्च वाहनों के निर्माण में योगदान के लिए काफ़ी फेमस हो रहा है दोस्तों। चलिए, इससे पहले इसरो के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो आप सभी को पता है कि के सिवन थे। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्न में से किस राज्य ने संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार जीता है? ऑप्शन है केरल, पंजाब, मेघालय या महाराष्ट्र। तो संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना के पुरस्कार को मेघालय को दिया गया दोस्तों। हम देखेंगे कि ITU महासचिव हॉलोन झाओ ने जेनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित WSIS फोरम पुरस्कार 2022 में मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा को विजेता पुरस्कार प्रदान किया है दोस्तों। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किसने पुनीत सागर अभियान का आयोजन किया है? ऑप्शन है नीति आयोग, योजना आयोग, शिक्षा आयोग या NCC। तो दोस्तों पुनीत सागर अभियान को किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो NCC के द्वारा शुरू किया गया है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका आयोजन क्यों किया गया है दोस्तों पर्यावरण दिवस यानी 5 जून को जो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है उसी के उपलक्ष्य में इसकी शुरुआत की गई थी दोस्तों। इसका मेन मोटो होता है कि जो नदी, तालाब, महासागर, समुद्र जितने भी है ना, उसमें जो गंदगी फैली है, प्लास्टिक पॉल्यूशंस फैले हैं, उसको साफ़ किया जाए, सॉलिड वेस्ट को साफ़ किया जाए और जितने भी आसपास के लोग हैं वहाँ पे उनको इन सभी के बारे में अवेयर किया जाए। हम देखेंगे कि यह विश्व पर्यावरण दिवस का प्रतीक है और इस अभियान को 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया और इसमें 74,000 कैडेटों ने भाग लिया था दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से किस राज्य के रक्सौल में FSSAI की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन है उत्तराखंड, गुजरात, बिहार, सिक्किम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी बिहार के रक्सौल में अभी हाल ही में FSSAI के राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है दोस्तों। इस राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन भारत नेपाल के बीच हुए द्विपक्षीय समझौते के तहत किया गया है और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और रसायन उद्योग और उर्वरक मंत्री श्री मनसुख मंडविया के द्वारा किया गया दोस्तों। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत और किस देश ने हाल ही में जलवायु कार्रवाई के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे गलती से बी की जगह सी हो गया है, तो कोई नहीं, आप ध्यान देंगे कि कनाडा और भारत के द्वारा अभी हाल ही में जलवायु कार्रवाई के समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है।
हम यहाँ देखेंगे कि स्टॉकहोम +50 शिखर सम्मेलन जो जून 2022 में स्टॉकहोम होगा, इसी में इस द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, क्योंकि आपके लाइक करने से हमें लगता है कि शायद हमने कुछ अच्छा किया है। आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ करके आप लाइक करें दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दुनिया के सबसे बड़े नौसैनिक युद्ध खेल रिम ऑफ पैसिफिक में भारत शामिल होगा। यह किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है यूएसए, यूएई, जापान, ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी यूएसए के द्वारा इसका आयोजन पर ईयर किया जाता है। दोस्तों, यह दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री अभ्यास है जिसका नाम रिम ऑफ द पैसिफिक या रिमपैक के नाम से भी जाना जाता है, और इसमें भारत ने भाग लेने का फैसला किया है। नेवल वॉर गेम्स के 28वें संस्करण में कम से कम 26 देश 29 जून से 4 अगस्त 2022 तक होनोलुलु और सैन डिएगो में अपनी नौसेना शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। भारत ने इसमें पहली बार कब भाग लिया था? तो 2014 में भाग लिया था दोस्तों। रिमपैक 1971 में शुरू हुआ था और 1974 से यह एक द्विवार्षिक कार्यक्रम बन गया है, यानी पर 2 ईयर्स पे इसका आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है, बिम्स्टेक ने कहाँ अपना 25वां स्थापना दिवस मनाया है? ऑप्शन है ढाका, दिल्ली, काठमांडू या थिम्पू। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी ढाका में अभी हाल ही में बिम्स्टेक ने अपना 25वां स्थापना दिवस मनाया है दोस्तों। चलिए देखेंगे अगले प्रश्न को। दोस्तों, इसके अलावा कुछ और अगर देखें तो यह बिम्स्टेक एक दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच में इस संगठन को एक ब्रिज के रूप में माना जाता है दोस्तों। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 6 जून 1997 को हुई थी और इसके 7 सदस्य देश हैं, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, भारत, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। और इसके लिए भारत, भूटान और कई देशों, जितने भी इसमें देश शामिल है, सभी ने मिलकर कई समझौते भी किए हैं, जिसमें कि मोटर वाहन से रिलेटेड भी समझौता है और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए भी इसमें बात चल रही है। इसका मुख्यालय ढाका, बांग्लादेश में स्थित है। चलिए अगर फुल फॉर्म को देखें तो इसका फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। दोस्तों, इसको एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं तो आप एकदम ज़रूर से इसको याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय पैरा शूटिंग विश्व कप 2022 में भारत का तीसरा स्वर्ण पदक किसने जीता है? ऑप्शन है आदर्श सिंह, रुबीना फ्रांसिस, सतीश राठी और रुबीना फ्रांसिस, प्रमोद तोमर और रुबीना फ्रांसिस, मनीष नरवाल और रुबीना फ्रांसिस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी मनीष नरवाल और रुबीना फ्रांसिस ने अभी हाल ही में पैरा शूटिंग विश्व कप 2022 में भारत का तीसरा स्वर्ण पदक को जीता है। दोस्तों, यह भारत का तीसरा स्वर्ण पदक है और इन्होंने 10 मीटर P6 एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में इस पदक को जीता है। इन दोनों ने खिलाड़ी के मुकाबले यानी कि यान चाओ और मिन ली की चीनी जोड़ी को 17-11 से हराया और इसको जीत लिया दोस्तों। और इससे पहले अवनी लखेरा और श्रीहर्ष देवरद्दी कृष्ण ने राइफल स्वर्ण स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक को जीता है। दोस्तों, हमारा यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि पहला पदक किसने जीता? तो अवनी लखेरा के द्वारा इसको जीता गया था, तो आप एकदम से याद रखेंगे इसको। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ किया है? ऑप्शन है मुंबई, न्यू दिल्ली, चंडीगढ़, इंदौर। नई दिल्ली में अभी हाल ही में बायो स्टार्टअप एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया गया है। चलिए दोस्तों, इसकी स्थापना क्यों की गई, यानी कि इसका उद्घाटन क्यों किया गया? तो 2022 जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद की स्थापना के 10 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में 2 दिवसीय कार्यक्रम इसको आयोजित किया गया है। और साथ ही इसका आयोजन जैव प्रौद्योगिकी विभाग और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद BIRAC के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है,
मेटावर्स में अपना कार्यालय स्थापित करने वाला दुनिया का पहला मान्यता निकाय कौन बन गया है? ऑप्शन है ANAB, MCI, PCI या AICTE। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के द्वारा अभी हाल ही में मेटावर्स में अपना कार्यालय खोलने के लिए दुनिया का पहला मान्यता निकाय बन गया है। हम देखेंगे कि इंफॉर्मेशन डेटा सिस्टम इंक ने 6 जून 2022 को एक कार्यक्रम में मेटावर्स में AICTE के दृष्टिकोण को अनावरण किया था। देखिए ये प्रश्न आ ही गया दोस्तों। प्रश्न है अवनी लखेरा ने पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में कौन सा मेडल जीता है? ऑप्शन है गोल्ड, कांस्य, रजत या इनमें से कोई नहीं। तो इन्होंने गोल्ड को जीता है। आगे देखेंगे, इन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग HS1 इवेंट में 250.6 स्कोर के साथ विश्व रिकॉर्ड को बनाया है और इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड को तोड़ा दोस्तों, यानी इससे पहले इनका रिकॉर्ड क्या था? 249.6 का रिकॉर्ड इनका था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट द्वारा जल प्रबंधन के लिए वैश्विक सतत विकास लक्ष्य पायनियर के रूप में पहचाने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ऑप्शन है M योगनाथन, सुमेरा अब्दुल्ला अली और रामकृष्ण मुकाविली या राजेंद्र सिंह। दोस्तों रामकृष्ण मुकाविली को अभी हाल ही में UNGC के द्वारा जल प्रबंधन के लिए SDG पायनियर के रूप में चुना गया है। यह पहली बार है दोस्तों कि किसी भारतीय को इस पद के लिए मान्यता प्रदान की गई है और अब से रामकृष्ण मुकाविली पूरे भारत में प्राकृतिक आधारित जल संसाधनों और जल सुरक्षा के निर्माण के लिए एक आइकन के रूप में काम करेंगे। इसके अलावा उन्होंने जितने भी जल समाधानों और जल सुरक्षा होती है उसके निर्माण में काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया है, इसलिए इनको पायनियर के रूप में चूज़ किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। जून 2022 में फाइट शतरंज ओलंपियाड के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शुभंकर और थम्बी नाम के लोगों का अनावरण किया है? ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या तेलंगाना। दोस्तों इसका अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तमिलनाडु के सरकार के द्वारा किया गया है, यानी यहाँ के मुख्यमंत्री MK स्टालिन के द्वारा किया गया है दोस्तों। चलिए दोस्तों थम्बी का अर्थ अगर देखेंगे तो तमिल में इसका अर्थ होता है छोटा भाई और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम 28 जुलाई से 10 अगस्त 2022 तक चेन्नई के पास मल्लापुरम में आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन में कितने देश भाग लेंगे? 186 देश भाग लेंगे और 2000 से अधिक खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेंगे। अगला प्रश्न है जून 2022 में कौन सा देश विशेष आसियान भारत विदेश मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी करने जा रहा है? ऑप्शन है थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम या भारत। दोस्तों भारत के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है, यानी भारत आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक को भारत के द्वारा किया जा रहा है और यह न्यू दिल्ली में आयोजित की जाएगी। इसकी पहली बैठक यह आसियान और भारत के संबंधों को 30 वर्ष की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए आयोजित किया जाएगा। साथ ही में भारत की तरफ से S जयशंकर और आसियान मंत्री इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि वर्ष 2022 को आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में नामित किया गया है। इसको याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है ये एग्ज़ाम में। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। भारतीय राजनयिक डैश को संयुक्त राष्ट्र प्रमुख का दूत नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है अमनदीप सिंह गिल, गोपाल शर्मा, विशाखा मूल या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अभी हाल ही में अमनदीप सिंह गिल को भारतीय राजनयिक यानी संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख दूत के रूप में नियुक्त किया गया है। हम देखेंगे कि अमनदीप सिंह गिल 2016 से 2018 तक जेनेवा में निशस्त्रीकरण सम्मेलन में भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व रहे थे और अब यह इंटरनेशनल डिजिटल हेल्थ एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट के CEO हैं। आइए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने सनवे फॉर्मेंटेरा ओपन शतरंज टूर्नामेंट को जीता है? ऑप्शन है समर वर्मा, संदीप सिंह, संजय नांगर या डी गुकेश। दोस्तों डी गुकेश के द्वारा अभी हाल ही में सनवे फॉर्मेंटेरा ओपन शतरंज टूर्नामेंट को जीत लिया गया है। चलिए आगे देखेंगे।
अगले प्रश्न को, अगला प्रश्न है किस शहर में प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस के मुख्यालय का उद्घाटन किया? ऑप्शन है अहमदाबाद, मुंबई, जयपुर या गांधीनगर। दोस्तों अहमदाबाद में अभी हाल ही में इन स्पेस के मुख्यालय का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया है, तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इन स्पेस की स्थापना जून 2022 में हुई थी दोस्तों, और इसके साथ ही यह किस तरह का एक निकाय है, तो हम देखेंगे कि यह भारत अंतरिक्ष विभाग में सरकारी और निजी दोनों संस्थाओं के अंतरिक्ष गतिविधियों का प्रचार करेगा, प्रोत्साहन करेगा और विनियमन करेगा। चलिए, और यहाँ पे देखेंगे कि यह एकल सिंगल नोडल एजेंसी भी है, यानी सिंगल विंडो नोडल एजेंसी है ये। अगला प्रश्न है किस देश की ने यह घोषणा की है कि वह जून 2022 में अनिवार्य मृत्युदंड को समाप्त कर देगा? ऑप्शन है थाईलैंड, लाओस, वियतनाम या मलेशिया। दोस्तों मलेशिया के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। आइए आगे देखते हैं। हम देखेंगे कि मलेशिया में वर्तमान में 11 अपराध ऐसे हैं जो कि अनिवार्य मौत के रूप में सज़ा देने के लिए ट्रिगर किया गया है, और मई 2022 में जाम्बिया ने भी मृत्युदंड को समाप्त करने की अपनी योजना की घोषणा की थी, तो इसको भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है भारत ने किस वर्ष पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान और साथ ही पहला मानव महासागर मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? ऑप्शन है 2022, 2023, 2024 या 2025। तो 2023 में गगनयान और पहला मानव महासागर मिशन इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और किस मंत्रालय ने क्रेडिट रणनीतिक साझेदारी के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन है बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, कृषि और किसान मंत्रालय या खेल मंत्रालय। दोस्तों कृषि और किसान मंत्रालय के द्वारा अभी हाल ही में क्रेडिट रणनीतिक साझेदारी के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है दोस्तों। इसके तहत यूएनडीपी केंद्र महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड को तकनीकी सहायता देगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किसने नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में ग्रुप ए का खिताब जीता है? ऑप्शन है आर प्रज्ञानंद, विक्टर मखलेवेस्की, विटाली कुनिन या वी प्रणीत। दोस्तों आर प्रज्ञानंद ने अभी हाल ही में नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में ग्रुप ए का खिताब जीता है। चलिए दोस्तों हम देखेंगे कि आर्य प्रज्ञानंद ने विक्टर मिखलेवेक्सी, विटाली कुनिन, मुखम जोखिद सुयारेव और इसके साथ ही बहुत सारे खिलाड़ियों को हराया उन्होंने। और उन्होंने सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने ऑनलाइन रैपिड शतरंज टूर्नामेंट में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैक्सन कार्लसन को भी हराया है। हो सकता है एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कि दुनिया के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन है, तो मैक्सन कार्लसन का नाम आप याद रखेंगे। आइए अगला प्रश्न है मई 2022 में कौन सा देश इराक के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? ऑप्शन है रसिया, ओमान, वेनेजुएला या ईरान। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी रसिया अभी हाल ही में भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। दोस्तों रूस सऊदी अरबिया को पछाड़कर यह स्थान प्राप्त किया है। और इसके साथ ही हम देखेंगे कि भारत ने मई 2022 में लगभग 22 मिलियन बैरल रूसी तेल को खरीदा था। और इसके अलावा देखेंगे तो अपने सभी तेल आयात का 16% से अधिक यह है दोस्तों, यानी 25 मिलियन बैरल रूसी तेल जो है वह भारत के पूरे तेल आयात का 16% से अधिक है। चलिए देखते हैं, भारत 85% से अधिक तेलों का आयात करता है और यह भारत और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश है। अगला प्रश्न है किस केंद्रीय मंत्रालय ने ग्रीन ओपन एक्सेस रूल 2022 को लॉन्च किया है? ऑप्शन है महिला बाल विकास मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय या विद्युत मंत्रालय। तो दोस्तों विद्युत मंत्रालय के द्वारा अभी हाल ही में ग्रीन ओपन एक्सेस रूल को मंजूरी दी गई है। हम देखेंगे कि नए नियमों के तहत
उपभोक्ता बिजली वितरण कंपनियों से हरित बिजली की मांग कर सकते हैं और सभी उपभोक्ताओं को ग्रीन ओपन एक्सेस की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा हम देखेंगे इसमें हरित ऊर्जा के लिए ओपन एक्सेस लेन देन की सीमा को 1 मेगावाट से घटाकर 100 किलोवाट इसमें कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश सांग्री लॉ डायलॉग एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? ऑप्शन है इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर या वियतनाम। दोस्तों, सिंगापुर के द्वारा सांग्री लॉ डायलॉग को आयोजित किया गया है। हम यहाँ देखेंगे कि IISS द्वारा आयोजित 19वीं सांग्री लॉ डायलॉग कोविड-19 महामारी के कारण 2 साल बाद सिंगापुर में आयोजित की गई है दोस्तों। और यह सांग्री लॉ डायलॉग वार्षिक संवाद है जो कि एशिया के महत्वपूर्ण रक्षा सम्मेलनों में से एक है। हम देखेंगे कि इसमें मंत्री क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा चुनौतियों पर बात किया जाता है और इसे 2002 में ब्रिटिश थिंक टैंक द्वारा सिंगापुर सरकार के समर्थन से लॉन्च किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन जून 2022 में भारत के 74वां ग्रैंड मास्टर बन गया है? ऑप्शन है विदित गुजराती, राहुल श्रीवास्तव, आर प्रज्ञानंद या विश्वनाथन आनंद। तो दोस्तों यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी राहुल श्रीवास्तव अभी हाल ही में 74वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। दोस्तों, आर प्रज्ञानंद भारत के पहले ग्रैंड मास्टर रहे हैं, विश्वनाथन आनंद भारत के पहले ग्रैंड मास्टर रहे हैं। हम देखेंगे कि राहुल श्रीवास्तव ने इटली में 9वें कैटोलिका शतरंज महोत्सव 2022 के दौरान लाइव फाइट्स रेटिंग में 2500 येलो पॉइंट बैरियर को तोड़कर यह खिताब को हासिल किया है। और विश्वनाथन आनंद भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं जो कि 1988 में बने थे। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वे फाइंडिंग ऐप के लिए किस संगठन के साथ समझौते को मंजूरी दी है? ऑप्शन है UN, वर्ल्ड बैंक, UNEP या IMF। दोस्तों, वे फाइंडिंग ऐप के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने UN के साथ समझौते को मंजूरी दे दी है। यह एक GPS आधारित ऐप होगा जिसका यूज कहाँ किया जाएगा? तो जेनेवा में पॉलिश डेट नेशंस UN ऑफिस में नेविगेशन के उद्देश्यों से इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अगला और अंतिम प्रश्न है, भारत यूरोपीय संघ सुरक्षा और रक्षा परामर्श पहली बार कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन है ब्रुसेल्स बेल्जियम, जकार्ता इंडोनेशिया, भारत दिल्ली या हांगकांग चाइना। तो दोस्तों, ब्रुसेल्स बेल्जियम में अभी हाल ही में भारत यूरोपीय संघ सुरक्षा और रक्षा परामर्श पहली बार आयोजित की जा रही है। इसका आयोजन किसके किसके द्वारा किया जा रहा है दोस्तों? तो यह रक्षा परामर्श की सह अध्यक्षता रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव सोमनाथ घोष और भारत के विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव संदीप चक्रवर्ती और यूरोपीय संघ के निदेशक सुरक्षा और रक्षा निधियों के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। तो दोस्तों, हमारा सेशन आज का कंप्लीट हुआ। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा सेशन कैसा लगा। होप कि आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ हमें कमेंट करें और अपना वैल्यूएबल लाइक हमें दें ताकि हमें आगे काम करने के लिए मोटिवेशन मिले दोस्तों। साथ ही अगर आपको इसका PDF चाहिए तो एज यूजुअल आप हमारे टेलीग्राम से इसे डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे दोस्तों। इसके अलावा BSSC CGL 3 एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंस को देखते हुए आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट चलवाए जा रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर उसको देखें और अपनी तैयारी को एक बेहतर मोड़ दें और ख़ुद को एनालाइज़ करें। सबसे बड़ी बात तो है खुद को एनालाइज़ करना। तो आप लोग उस सेट से खुद को एनालाइज़ कर सकते हैं कि आप कितने पानी में आप कितना प्रश्न कर पा रहे हैं, कितना नहीं कर पा रहे, तो इस अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।